वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे, जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। ये जो पाठ लिखा हुआ है वह उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले हम मेरे बचपन के दिन इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा, इनका जीवन परिचय हासिल कर लेते हैं, जो आपके किताब में से ही लिया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक मानी जाती है। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं। अर्थात देखो, उनके रचना कार्य के बारे में, साहित्यिक विधाओं में उन्होंने किस प्रकार से साहित्यिक योगदान दिया है, इसका वर्णन यहाँ पर किया है कि काव्य कविता तो उन्होंने लिखी ही है, इसके साथ साथ गद्य की अन्य जो विधाएं होती है उसमें भी अपना साहित्यिक योगदान उन्होंने दिया है। इन गद्य रचनाओं में अधिकतर उन्होंने रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख रूप में लिखे हुए हैं। संस्मरण का अर्थ होता है कि हमारी यादों को लिखना। जैसे कि ये जो पाठ है मेरे बचपन के दिन, इसमें लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण को ही लिखा है, अपनी यादों को ही लिखा है। और रेखा चित्र का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उसका डिटेल में जानकारी लिखना। अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। इस प्रकार एक विशेष रूप से साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देने की वजह से उनको इन सम्मानों से सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आजादी आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। अब देखिए, उन्होंने अपने साहित्यिक जो भी विधाओं में लेखन कार्य लिखा है, उसमें एक और उनके देश के प्रति आजादी के या देश प्रेम की भावना भी दिखाई देती है कि आजादी के आंदोलन की प्रेरणा दिखाई देती है, तो दूसरी ओर उनके अंदर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का भी उन्होंने बोध करवाया कि किस प्रकार तत्कालीन समाज में, अर्थात उनका कालावधि जिस समय था उस समय में स्त्रियों की किस प्रकार से स्थिति थी, दयनीय थी या अच्छी थी, इस सारी वास्तविक स्थिति का बोध उन्होंने अपने रचनाओं में करवाया है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। अब देखिए, गद्य साहित्य में अधिकतर उन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र ज्यादा लिखे हैं और वह सशक्त रूप में प्रेक्षकों के सामने, वाचकों के सामने या पाठकों के सामने रखा है। इसलिए कहा गया है कि हिंदी साहित्य में संस्मरण और रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। कि देखो, अगर आपने इसके पहले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने, महादेवी वर्मा ने नीलकंठ पाठ में लिखा हुआ है, फिर अब उनके घर में जितने भी पशु पक्षी थे किस प्रकार से उनको लगाव था, चाहे वो गाय के बारे में हो, तो यह सारे उन्होंने सिर्फ शोषित और पीड़ित लोगों के संबंध में ही नहीं बल्कि जो संस्मरण लिखे हैं वो उनके घर में जो पशु पक्षी थे उनके संबंध में भी उन्होंने लिखे हैं। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मकता के रूप में लिखे गए हैं। अब देखते हैं आज का पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे बचपन के दिन, उस पाठ का थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर
कर लेते हैं जो आपके पाठ में ही दिया हुआ है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रहे थे। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठिनी, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। देखिए, अब ये मेरे बचपन के दिन, यह लेखिका के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। और इस संस्मरण में उन्होंने उस समय, तत्कालीन समय लड़कियों के प्रति सामाजिक रीति रिवाज कैसे थे, किस प्रकार से उनके साथ रवैया रहता था, उसका वर्णन किया है। फिर जिस विद्यालय में वह पढ़ती थी, जिस छात्रावास में वह पढ़ती थी, वहां पर उनकी सहेलियों के बारे में उन्होंने लिखा है। फिर छात्रावास का जीवन कैसा था तथा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का जो उन्होंने वर्णन किया है वह अत्यंत सजीव रूप में किया है। अब देखिए, स्त्री दर्पण, हमें इसकी जानकारी क्यों हासिल करना है, क्योंकि जब हम पाठ पढ़ेंगे तो उसमें हम स्त्री दर्पण इस पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे। अब स्त्री दर्पण ये पत्रिका कहाँ से, किसने लिखा था और कौन से कालावधि में आरंभ हुआ था, इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इलाहाबाद में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1908 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना उसका मुख्य उद्देश्य था। आप देखिए, स्त्री दर्पण इस पत्रिका की निर्मिता खुद एक स्त्री होने के कारण इस पत्रिका में अधिकतर स्त्रियों के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी जाती थी। उसमें स्त्रियों के अशिक्षा के बारे में, उनके कुरीतियों के बारे में अधिक जानकारी दी जाती थी, इसलिए उसका शीर्षक भी था स्त्री दर्पण। अब हम महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन इस पाठ के बारे में जब हम संस्मरण पढ़ेंगे तो एक एक करके उन्होंने अपने जीवन में जो अच्छे और बुरे अनुभव आए हैं उसका वर्णन किया है। तो उस अनुभव को, उस संस्मरण को हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पाठ की शुरुआत कर देते हैं जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन, और इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। अब इसके शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि लेखिका महादेवी वर्मा, इन्होंने मेरे बचपन के दिन इस पाठ में, इस संस्मरण में उनके बचपन के दिनों की यादों को, स्मरणों को लिखा हुआ है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। अब देखिए, यहाँ पर कवि, लेखिका ने पाठ के शुरुआत में ही कहा है कि बचपन की स्मृतियों अर्थात यादों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। सच में, अगर देखो, अब आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हो और अब जब आपको अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं तो आप देखो, एक आपके चेहरे पर एक स्मित मुस्कुराहट आ जाती है। अब मैं भी अगर अपने बचपन के दिनों को याद करती हूँ, यादों को जब मैं उसको किसी भी कारणवश याद करने का प्रयास करती हूँ तो वह आकर्षण मैं कितना भी टालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो आकर्षण मेरे मन से नहीं जाता है कि हर व्यक्ति को अपने बचपन के यादों से लगाव होता है, आकर्षण होता है। और वह आकर्षण कितना भी अगर हम टालने का प्रयास करें तो हम उसे अछूता नहीं रह सकते। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। अब देखो, जब हम हमारे पिछले यादों को जब याद करते हैं तो कभी कभी हमारे साथ बहुत सारे अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि बचपन में तो किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है। अब आप भी थोड़े बचपन में है, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगे। लेकिन बचपन में कैसा होता है, खेलना, मौज मस्ती, ये सारी चीजें होती है। तो वह एक जो जीवन काल होता है मनुष्य का, वह बहुत ही सुखदायक होता है। और इसलिए जब बड़े होने के बाद जब हम हमारे उन बचपन के स्मृतियों को याद करते तो ऐसा लगता है कि जैसे वह हमारे जीवन का कोई सपना था, हम सपना देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी परिस्थितियां बदल जाती है कि देखो, बचपन के दिनों में किसी प्रकार के टेंशन नहीं होते हैं, जवाबदारियां नहीं होते हैं, सिर्फ
जिम्मेदारियां भी नहीं होती है, सिर्फ हमें क्या करना होता है, खेलना होता है और थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी होती है। आप देखो आज के बच्चों के और पुराने बच्चों के पढ़ाई में थोड़ा फर्क है कि आज के विद्यार्थियों को बहुत सारा पढ़ाई का बर्डन होता है, लेकिन पहले युग में नहीं था। फिर भी हंसते हंसते और खेलते खेलते हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे बचपन के दिन हमें सपनों के जैसे ही लगते हैं। आज जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। अब देखिए लेखिका अगले परिच्छेद में हमें क्या बता रही है कि वह उनके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उनका जन्म हुआ था। उत्पन्न हुई अर्थात जन्म हुआ। मेरे परिवार में प्रायः 2 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। अब देखिए लेखिका उनके परिवार के बारे में हमें जानकारी दे रही है कि उनके परिवार में लगातार या लगभग प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। अब देखिए 200 वर्ष तक क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय लेखिका का जन्म जिस समय हुआ था या लेखिका का कालावधि जिस समय था, उस समय समाज में स्त्रियों की, लड़कियों की, महिलाओं की क्या स्थिति थी? सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परधाम भेज देते थे। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने तत्कालीन समाज की वास्तविकता हमारे सामने रखा है कि लेखिका कहती है कि उनके परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं हुई थी और जब उनका जन्म हुआ था उस समय का पहले का समाज कैसे था या उनके पहले के परिवार में किस प्रकार से लड़कियों के साथ व्यवहार कर दिया जाता था कि लड़कियों के जन्म होते ही उनको उनके मौत कर दिया जाता था, उनकी मृत्यु कर दी जाती थी। अब देखियो समाज की जो मानसिकता थी उस समय हम नहीं परिवर्तन कर पा रहे थे कि उस समय अधिकतर लड़कों को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, ज्यादा महत्व दिया जाता था। लड़कियों का जन्म होना उस घर में अपशकुन माना जाता था या किसी कारणवश हमें पता है कि लड़कियों का जैसे जन्म होता था उनको मार दिया जाता था। आज भी देखते हैं, आज उस समय का यहाँ पर लेखिका ने वर्णन किए हैं, लेकिन आज भले ही सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव आ गया है कि आज देखते हैं हम आज की वस्तुस्थिति क्या है कि आज हम लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और इसके पहले अगर हम देखा जाए 10-15 साल के ऊपर पीछे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लड़कियों का गर्भ का निदान किया जाता था और जिनको लड़की नहीं चाहिए वो इस गर्भ को ही कर देते। लेकिन आज उस पर बंदी ला दी गई है और लोगों के शिक्षा के वजह से बहुत विचारों में परिवर्तन आ गया है। आज बहुत से घरों में 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा लड़कियां होती है और कई घरों में तो सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होता है, लड़के नहीं होंगे तो भी उनमें अफसोस नहीं किया जाता है। आज के युग में लड़का और लड़की इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन लेखिका का जन्म जिस समय हुआ था उस समय के तत्कालीन परिस्थिति के बारे में लेखिका हमें परिचय करवा रही है कि उस समय स्त्रियों का जन्म लेना उनके लिए बहुत ही घातक होता था। जिस परिवार में कब लड़की अगर जन्म लेती थी तो उसको मार दिया जाता था। इसलिए लेखिका कहती है कि उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। अब देखिए लेखिका कहती है कि उनके घर परिवार में लगातार 200 वर्ष तक लड़की नहीं हुई थी, लेकिन उनके पिताजी ने लड़की होने के लिए उनके कुल देवता की दुर्गा पूजा की। दुर्गा उनकी कुल देवता थी जिसकी पूजा की और उनसे मन्नत मांगी कि उनके परिवार में कोई लड़की हो। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। अब देखिए लेखिका क्या कहती है कि जैसे ही उसका जन्म हुआ तो सारे घर में खुशियों का माहौल बन गया और अन्य लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता था अन्य परिवारों में लेखिका के साथ नहीं किया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि लेखिका का जन्म जिस परिवार में हुआ था वो खुले विचार के थे। उनमें उनके अंदर उन परिवार में लड़के और लड़का का भेदभाव नहीं किया जाता था जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अब देखिए उनके परिवार में हम अलग अलग भाषाओं का भी स्थान था कि उनके बाबा जो थे वो फारसी और उर्दू जानते थे, उनके पिताजी अंग्रेजी पढ़ते थे। भले ही हिंदी का कोई वातावरण नहीं था लेकिन फिर भी अलग अलग भाषाओं का उनके घर में पढ़ना था, लिखना था। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका जो परिवार था वह सुशिक्षित परिवार था, पढ़ा लिखा हुआ परिवार था और आधुनिक विचार करने वाला परिवार था। आगे लेखिका कहती है कि
मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। अब देखिए लेखिका कहती है कि उसके परिवार में पहले से ही उसके दादाजी फारसी उर्दू के जानते थे, फिर उनके पिताजी को अंग्रेजी का नॉलेज था लेकिन हिंदी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनकी माँ का घर में प्रवेश हुआ तो अपने साथ वह हिंदी भाषा लेकर आई, क्योंकि उनकी माँ कहाँ से थी? जबलपुर से थी, और वह अधिकतर पूजा पाठ भी करती थी। अब देखिए उनके माँ की धार्मिकता के बारे में लेखिका हमें जानकारी दे रही। वो उन्होंने पहले पल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया। अब देखिए पंचतंत्र यह कहानियों की किताब होती है, अगर आपको भी पढ़ने को मिलता है तो यह आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें अच्छे अच्छे सीख मिलते हैं, अच्छे अच्छे मोरल्स मिलते हैं, नैतिक महत्व मिलता है कि मोरल वैल्यूज, इसके बारे में हमें जानकारी इन पंचतंत्र किताब में से जो छोटी छोटी कहानियां होते हैं उससे मिलते। तो लेखिका को भी उसके माँ क्या करवाती थी? ये पंचतंत्र पढ़वाती थी। अब जो परिच्छेद हमने पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। स्मृतियां, यादें, आकर्षण, खिंचाव, कुल देवी, परिवार की देवी, खातिर, सेवा, सत्कार। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि महादेवी वर्मा इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि किस प्रकार से उनके परिवार में उनका जन्म हुआ और उनके परिवार में किस प्रकार से एक लड़की को आदर के साथ उसका आदर सत्कार किया जाता था अन्य परिवार के अलावा। आगे भी लेखिका उनके बचपन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देने वाली है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।